स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम की तरफ बात कर रहे हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और इसमें हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि तमाम जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर उनका किस प्रकार से असर पड़ा है। और बिना किसी संकोच, बिना किसी संदेह के, अगर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर कोई सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यक्ति रहा है तो वो महात्मा गांधी हैं। हालांकि महात्मा गांधी के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, भगत सिंह की भी चर्चा करने वाले हैं, और भी तमाम जो हमारे क्रांतिकारी और सेनानी हैं। इसके अलावा नारीवाद, मनुस्मृति का भी क्या प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ प्रभाव है भी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पहले खंड में गांधी जी के विचारों पर चर्चा की थी, और उसी समय हम लोगों ने ये चर्चा किया हुआ था कि गांधी जी के जो राजनीतिक दर्शन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। इस पर हम इस बार चर्चा करने वाले हैं। मैं पहले वीडियो का लिंक कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसको मैं रखूंगा, ताकि आप लोग उसे जा करके जरूर देख लें। और अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उसे करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कितना यूज़फुल लग रहा है, कितना आप लोग को सही लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको जो है ये शेयर करूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा में नहीं जाना चाहूँगा, मैं फटाफट जो है सीधे आप लोगों को पीडीएफ पर ही लेकर के आता हूँ और हम लोग अपनी चर्चा को बदस्तूर जारी रखेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं पीडीएफ पर लेकर के आऊँ आप लोगों को, मुझे इसे थोड़ा सा शेयर करना होगा। तो मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग इसे देख सकें, समझ सकें। और जब तक ये होता है कि हम इसे ऐसे बना लेते हैं। और ये रहा वो पीडीएफ जो कि हम लोगों ने पहली बार चर्चा की हुई थी। ये पीडीएफ क्या, ये पूरी की पूरी पीपीटी है। हम लोगों ने इस पर काफ़ी गहन चर्चा की हुई थी, और आज से हम लोग जो है इसके राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा के बारे में बात करूं तो ये आपको जो है पहले भी हिंट दे चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में। और महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो दरिद्र नारायण, यानी कि गरीबों की सेवा के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमर उजाला से ये जो है मैंने लिया हुआ है, उनका शुक्रगुजार भी हूँ मैं। और गांधी कहते हैं कि मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा, उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच लोगों की छत विछत पीठ सहलाऊंगा। ये दुष्यंत कुमार का कोटेशन है जिसे कि गांधी बहुत पसंद करते थे, तो अमर उजाला ने इस पीक के साथ जो है लेकर के आए हैं। हालांकि गांधी भी इस चीज़ को कहते हैं, गांधी पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, और गांधी कहते हैं कि वह बार बार दरिद्र नारायण की सेवा के लिए धरती पर आना चाहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी वो तानाशाही का विरोध करते हैं अपने राजनीतिक दर्शन में। और महात्मा गांधी कहते हैं कि चूंकि तमाम जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम मुख्य तौर पर जो है एक तरफ दक्षिणपंथी और वामपंथी के तौर पर बांट सकते हैं, साथ में ही हम इन व्यवस्थाओं को जो है समाजवादी और पूंजीवादी के तौर पर भी बांट सकते हैं, या साम्यवादी भी हम कह सकते हैं। क्या अंतर है समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी विचारधाराओं का? ये भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां पर आप लोगों को जो है पूरी तरह से मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी जो है वो सोवियत संघ की जो डिक्टेटरशिप की पॉलिसी थी उसको भी जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, और वो ये मानते थे कि भले ही सोवियत संघ में या सोवियत यूनियन में एक सोशलिज्म है, लेकिन ये सोशलिज्म करता क्या है कि ये सोशलिज्म जो है वो एक तो सबसे पहले वो वायलेंस या हिंसा पर जो है आधारित है, और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइज करता है। सेंट्रलाइजेशन की वजह से इसमें जो है टोटलिटेरियनिज्म की जो है फीलिंग आ जाती है, या जो अथॉरिटेरियन रिजिम्स हैं उसकी भावना आ जाती है, यानी कि अधिनायकवादी या तानाशाही आप इसको कह सकते हैं।
और इसका एग्जाम्पल धीरे धीरे बढ़ते वो जो है नाजीवाद और फांसीवाद जो कि रिस्पेक्टिवली जर्मनी और इटली में था उसको लेकर के आते हैं और कहते हैं कि चाहे जिस तरह की व्यवस्था, चाहे आप रशिया की व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे आप नाजीवादी इटली को ले लीजिए, चाहे आप फासिज्म को ले लीजिए जो कि जर्मनी में है, थी कभी और गांधी के समय में थी, तो गांधी कहते हैं कि इन सब से क्या होती है कि जब आप गवर्नमेंट को बहुत मजबूत बनाते हैं, जब लीडर को बहुत मजबूत बना देते हैं, जब आप तमाम व्यवस्थाओं का सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, तो इस सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको चोट पहुंचती है। और स्टेट किस लिए? स्टेट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स या पीपल जो हैं वो स्टेट के लिए नहीं बने हुए हैं। तो गांधी ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल ये सबसे पहले सिक्योर होना चाहिए। लेकिन जितनी भी सोशलिस्ट व्यवस्था उस समय गांधी देखते हैं वो कहते हैं कि वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि गांधी सिर्फ सोशलिज्म या जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी सिर्फ उसी को अगेंस्ट में रखते हैं। एट द सेम टाइम गांधी जो लिबरल डेमोक्रेसीज उस समय की रही हैं, चाहे वो बरतानिया यानी कि ब्रिटेन में रही हों या अमेरिका में रही हों या तमाम देशों में जो लगातार फैल रहा था। अगर आप क्लास 9th की डेमोक्रेसी, क्लास 9th की जो पॉलिटी की बुक है, अगर स्पेशली आप उसको देखेंगे तो उसमें जो है सेकंड चैप्टर में तमाम जो है या मुझे लग रहा है फर्स्ट चैप्टर में ही वो एक 3 अलग अलग जो है पिक्चर्स के जरिए वो ये बताते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी फैली है। और गांधी के समय में ठीक ठाक डेमोक्रेसी आ चुकी थी। पर गांधी ये कहते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी क्या करती है? ये डेमोक्रेसी वो सबसे कमजोर व्यक्ति जो होता है उसकी चिंता नहीं करती है। वो क्यों? क्योंकि वो बहुमत में नहीं है, वो मेजॉरिटी में नहीं है। या तो वह जो है अपना बहुमत जुटा नहीं पाया, वो मेजॉरिटी बना नहीं पाया है, या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही ढंग से हो नहीं पाता है। क्योंकि जब कभी भी आप देखेंगे कि जितने देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज के नाम पर वहां पर प्लूटोक्रेसी एक तरह की आ जाती है। तो ऐसे में जो बहुत गरीब, प्लूटोक्रेसी मीन्स धनतंत्र आ जाता है, तो ऐसे में जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं पाते हैं। और ये दूसरी वजह भी थी जो गांधी, अगर आज के भी आप समय में देखें तो गांधी अपने समय से बहुत आगे की सोचते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो वस्तुतः इंसानों की या लोगों की जो है कदर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट को, अच्छा वहां की गवर्नमेंट हमारी नहीं है तो उस गवर्नमेंट को गिरा दो, उधर विधायक खरीद लो, उसको ईडी का छापा मरवा दो, सीबीआई करा दो, फलाना ढमाका। और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती हैं, कोई कम कोई ज्यादा करती है। तो गांधी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज वो केवल अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहती हैं, वो गरीब गुरबे को जो है सिक्योर करना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें इस बात से सरोकार नहीं रह जाता पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर इस तरह के जो है डेमोक्रेसीज में कि पूरी सोसाइटी के लिए क्या सही है, व्हाट इज द गुड फॉर द होल सोसाइटी और व्हाट इज द राइट फॉर द होल सोसाइटी। दे आर कंसर्न फॉर देयर पावर्स ओनली। तो इस तरह से जो लिबरल डेमोक्रेसी है, इसी के साथ गांधी इस पर जो है एक तीखा कमेंट कहते हुए ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट जो उस समय की जो है लिबरल डेमोक्रेसी का फेस हुआ करता था, उस पर कहते हैं कि ये मछली बाजार है, इट इज़ लाइक अ फिश मार्केट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोलते हैं। जिस तरह से फिश मार्केट होती है, वहाँ पर लोग आते हैं और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें खरीदते हैं और उनको जो है मछलियों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, उसको मछलियों को कत्ल अपने स्वाद के लिए लोग कर लेते हैं। तो गांधी कहते हैं कि ये मछली बाजार है जिसमें कई सारे लोग मिल करके जो है अपनी सौदेबाजी, जैसे मछली बाजार में आप कभी जाइए तो मेनली मछली बाजार में क्या होता है कि अगर आप उधर घूम रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ जो है अपने अपने इंटरेस्ट को लिए जो है शोर मचा रहे हैं। तो पार्लियामेंट भी लगभग वैसी है। आप इंडियन पार्लियामेंट को भी देखिए तो लगभग वो जिस तरह का शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है तो वो लगता है कि इट्स लाइक अ फिश मार्केट। तो गांधी जो है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं।
साथ में गांधी कहते हैं कि हम जो है जब लिबरल डेमोक्रेसी होती है, लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि 51% लोग अपने वोट परसेंटेज के दम पर 49% लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इन्होंने गांधी कहते हैं कि क्या सिर्फ वोट के दम पर जो है जिन लोगों के पास वोट पावर कम है या जिनका जो नंबर्स जिनका कम है, क्या उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन हम वाजिब मान सकते हैं? गांधी इस बात को एक और तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गांधी कहते हैं कि जिस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी की तमाम दुनिया वकालत कर रही है, उस लिबरल डेमोक्रेसी में आप मेजॉरिटेरियन काइंड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा उसका शासन होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि जंगल राज में जिसकी लाठी उसका भैंस होता है। गांधी इस चीज़ को मानते हैं कि स्टेट शुड नॉट बी पावरफुल। हम लोग आज के बारे में बात करते हैं कि मजबूत नेता होना चाहिए, मजबूत सरकार होना चाहिए, लेकिन गांधी जी किसको उल्टा है। गांधी ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड व्हेन वी विल प्रोवाइड द फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स, तो वो अपने आप को डेवलप करेंगे। और हमारा उद्देश्य जो है इंसान को जो है साधन बना लेना नहीं है। आज की जो स्टेट है वो क्या करती हैं कि वो इंसानों को एक साधन के तौर पर ट्रीट करती हैं, लेकिन हमारे लिए वो साधन नहीं होने चाहिए। मनुष्यता चाहे मुझ में हो या चाहे किसी और में हो, वो साध्य होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी चाहे कहीं पर भी हो, दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज एंड, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मीन्स। तो ये गांधी के जो है फिलॉसफी का बड़ा वो था। और गांधी ये कहते हैं कि स्टेट शुड बी द लिस्ट पावरफुल, और गांधी चाहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग अलग होता है। स्वधर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुसलमान का, गांधी का नहीं है। स्वधर्म का मतलब कि जैसे इफ आई एम ए टीचर देन मेरा स्वधर्म क्या है, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है प्रयोग किया हुआ स्वधर्म का। और गांधी गीता के बड़े अनुयायी रहे हैं। गीता पर उन्होंने जो है अपनी टिप्पणी भी लिखी है। जब यरवदा जेल में थे गांधी, तो उस समय गांधी इस पर जो है एक कमेंट्री भी लिखते हैं गीता पर, जो कि अवेलेबल है। उस कमेंट्री में ये हमेशा याद रखिएगा कि गांधी ने गीता पर कमेंट्री यरवदा जेल में रहते हुए लिखी है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो गांधी जो है वो गीता से लेते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, वो होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमाते संगो अस्त्व कर्मणि। तो अच्छा ठीक है कि भैया चलो बिना किसी फल की लालच के काम करना है, तो अगर बिना किसी फल के लालच के काम करना है तो काम कैसे करें? अगर हमें रिजल्ट पे ध्यान ही नहीं देना, तो अगर यूपीएससी पास ही नहीं करना तो फिर मैं या उसके बारे में सोचना ही नहीं, तो फिर मैं पढ़ूं कैसे? तो कृष्ण इसका जवाब देते हैं और बड़ा साइकोलॉजिकल जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को पहले अपनी एबिलिटीज को पहचाननी पड़ेगी, जिसको कि बाद में 3 इडियट्स जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि पहले काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। कृष्ण उसको जो है ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ को, अपने जो है एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप पहचानिए, एंड देन डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ द रोल यू वांट टू प्ले इन द सोसाइटी। आप किस तरह का रोल अपनी सोसाइटी में आप प्ले करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पता चला टेट का भी फॉर्म भर रहे हो, आप पता चला कि जो है यूपीएससी का भी फॉर्म भर रहे हो, आप पता चला कि लेखपाल का भी भर रहे हो, और पता चला उसमें इंजीनियरिंग भी कर रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने का मतलब ये है कि यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन यू आर, एंड व्हाई यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो वो गांधी कहते हैं कि द मेन रीजन बिहाइंड, कृष्ण कहते हैं कि द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड what kind of the person I am, and when I will be able to understand what kind of the person I am, then I will start developing those qualities which are inherited me। तो फिर उन जो है गुणों का हम विकास करके, कृष्ण कहते हैं कि फिर हम समाज के लिए करेंगे। वो कहते हैं कि अपने लिए मत करो, समाज के लिए करो। फिर तुम्हारे जब गुणों का विकास होगा तो समाज पलट करके तो दे ही देगा। हालांकि कृष्ण इस बात को नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं कि जो देना होगा वो ऊपर वाला दे देगा। और ऊपर वाला क्यों देगा? क्योंकि तुम औरों के लिए कर रहे हो। जब तुम अपने लिए करोगे तो नहीं करेगा। और आप देखिए जितने भी अच्छे टीचर्स हैं या बाकी लोग हैं, वो क्यों इतने फेमस हैं? क्योंकि वो बच्चों के लिए सोचते हैं। या जितने भी आप राष्ट्रपतियों में जो है, वर्तमान राष्ट्रपतियों में सबसे जो आपके जीवन काल में आप जिनके नाम जाने या जिनका कार्यकाल आपने देखा, तो आप सबसे अधिक किसका नाम लेना पसंद करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेंगे। हालांकि वो मेरे टीचर भी हैं। तो
कलाम सर का नाम आप लोग क्यों लेना पसंद करते हैं? इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, उन्होंने जब जिए तो औरों के लिए जिए। तो यहीं पर कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म को पहचानिए। क्या आपको जो है, आप क्षत्रिय बन कर के जो है रक्षा करना चाहते हैं समाज की, तो आप सेना में जाइए। आप ब्राह्मण बन कर के स्वाध्याय करना चाहते हैं, औरों को जो है उससे जोड़ना चाहते हैं, तो आप, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस जात में पैदा हुए। चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभाग से कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाग होना चाहिए। इसलिए जन्म के आधार पर जाति को कृष्ण मना करते हैं, कहते हैं ये गलत है। अब लोग मनुस्मृति को लेकर के आते हैं, तो मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि मनुस्मृति ज़्यादा बड़ी चीज़ है या कृष्ण बड़ी चीज़ है? तो आपको चुनना है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म को चुनिए। आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आप व्यापारी बन जाइए। आपको तुरंत पैसा चाहिए, आप सर्विसेज देना चाहते हैं और सर्विसेज के बदले में आप जो है पैसा चाहते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग जो है वो सैलून खोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो और तमाम तरह की सर्विसेज में लगे हैं, अर्बन क्लैप वगैरह है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप जो है सर्विसेज दे करके उसके बदले में जो है तुरंत जो है कोई पारिश्रमिक चाहते हैं, तो ठीक है, आप शूद्र हैं। लेकिन शूद्र का मतलब दलित से नहीं है। यहाँ पर शूद्र भी इक्वली रिस्पेक्टेड हैं कृष्ण की नज़र में। तो कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मम सिस्टम गुणकर्म विभाग से, तो आप अपने स्वधर्म को पहचानिए। और गांधी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। गांधी कहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है, मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा, सबका जो है क्वालिटीज़ अलग होंगी। तो हम अपनी क्वालिटीज़ को पहचानें। और स्टेट का अगर बहुत अधिक दबाव होगा, स्टेट तय करेगा कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ आना है, कहाँ नहीं जाना है, अब ये करना है, वो करना है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे इसके साथ उठना है, इसके साथ नहीं उठना है। तो कहते हैं कि नहीं, स्टेट को इतना नहीं इजाज़त देनी चाहिए। स्टेट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह लोगों की जो इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम है उसको जो है सिक्योर करे। तो वो कहते हैं कि और इससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति जब जितना स्वतंत्र होगा वो अपनी आत्मिक उन्नति करने का प्रयास करेगा। तो गांधी मानते हैं कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फ्रीडम इज रिक्वायर्ड। एंड फ्रीडम किससे चाहिए आपको? फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट। सो स्टेट शुड बी ऑफ मिनिमल पावर। और गांधी कहते हैं कि जब जब जो है स्टेट की पावर्स बढ़ती है, तो स्टेट क्या करता है कि वो अपने कानून आपके ऊपर, ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, चलो ये कपड़ा मत पहनना, ये कपड़ा पहन लेना है, ये कर लेना, वो कर लेना, कृषि पर कानून बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा बना दिया। और जब स्टेट धड़ाधड़ कानून बनाना शुरू करे, तो आप समझिए कि स्टेट इज बिहेविंग मोर मैकेनिकल। उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो लूज कर रही है। द स्टेट एंड लीडर हु इज स्पिरिचुअल, ही विल गिव यू मोर एंड मोर इंडिपेंडेंस एंड मोर फ्रीडम। लेस रूल्स, लेस गवर्नमेंट, लीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। ये जब स्टेटमेंट कहा जाता है तो गांधी उसको मानते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य ऐसे नियम थोपने की कोशिश करता है जिससे कि सब एक जैसे हों। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक ये, एक देश एक ये। तो कहते हैं कि इससे तो आप मैकेनिकल बना रहे हो। डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाइवर्सिटी ही ये श्योर करती है कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास इंडिपेंडेंस है। तो गांधी कहते हैं कि जब तक ये आप मैकेनिकल रूल्स बनाएंगे तो लोगों को अपने स्वधर्म के अनुसार, स्वधर्म को इंग्लिश में भी स्वधर्म ही लिखेंगे, हालांकि कैपिटल से होना चाहिए था यहाँ पर। तो स्वधर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर स्वधर्म हमें जीना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी फिर हमें मिल नहीं पाती है। तो इसलिए गांधी कहते हैं कि राज्य को कम से कम रखिए। गांधी तो कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए जहां पर कि राज्य नहीं होना चाहिए। गांधी कहते हैं कि मानवता का सबसे बड़ा कत्ल किसने किया? राज्य ने किया, सीमाओं ने किया। ये स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, भारत की, पाकिस्तान की, चाइना की, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश की, तो कहते हैं गांधी की ये सब कहाँ से आ गया, किसने ये बना दी? गांधी कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त ये सीमाएं नहीं है, ये सीमाएं तो मनुष्य के लालच ने बना करके रखी है। तो ये कहते हैं कि जब सभी लोग आत्मिक उन्नति कर लेंगे, स्पिरिचुअली जो है लोग डेवलप होंगे,
तो फिर लोग क्या करेंगे कि एक ऐसी जो है स्टेज में पहुंचेंगे जहां पर कि लोग आपसी कोऑर्डिनेशन से ही अच्छे से रहेंगे, उनके अंदर की बुराइयां खत्म हो चुकी होंगी और तब किसी स्टेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो गांधी को इसीलिए एनार्किस्ट बोला जाता है, अराजकतावादी बोला जाता है। हालांकि मैं अलग वीडियोस में ये बात क्लियर कर चुका हूं कि अराजकतावादी, वही जो प्लेलिस्ट में बोल रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी का जो मेरा पुराना भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पुराना बाइलिंगुअल मेरा जो है कोर्स है, उसमें आप जाएंगे तो एनार्किज्म पर मैंने बात की है। तो एनार्किज्म कुड बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज द नेगेटिव एनार्किज्म एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव एनार्किज्म। सो व्हाट इज द नेगेटिव एनार्किज्म? वेयर द स्टेट पावर्स हैव बीन डिफंक्ट, मतलब कि वो कोई काम का ही लायक नहीं रहा, तो साहब लोग अपराधी बढ़ गए। तो गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं, जैसा कि खास तौर से अफगानिस्तान या पाकिस्तान में होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। गांधी कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊपर उठ जाए कि फिर उसे स्टेट की जरूरत ना रह जाए। देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट एनीमोर, और लोग खुद से सेल्फ गवर्न हों, कोई पापी ना बचे। गांधी इस बात को मानते हैं कि यह एक बड़ा आदर्श है और अभी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। गांधी यहां तक कह जाते हैं कि एक जन्म क्या, मेरे 100 जन्म अभी हो जाए तो शायद ना पाऊं, क्योंकि यह महामानव हो जाने की बात है। पर गांधी कहते हैं कि इस आदर्श की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो गांधी कहते हैं कि जब लोग आपसी समझदारी से काम करेंगे, राज्य की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, तो इसे ही एनार्किज्म का जो बोला जाता है वो दौर आ जाएगा। पर गांधी ये मानते हैं कि यह आदर्श आइडियल है और अभी इस संभव नहीं है। और गांधी ना सिर्फ एनार्किज्म कहते हैं कि जब तक एनार्किज्म नहीं भी है तब तक जो पावर्स को होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज करिए। इसीलिए गांधी पंचायती राज को बड़ा जोड़ देते थे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पावर को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत मजबूत मत बनाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट शुड हैव लिस्ट पावर्स। अगर गांधी की व्यवस्था हो तो गांधी जो है पंचायती राज को ज्यादा ताकत देने की बात करते हैं। और मैंने अपने पिछले कई क्लासेस में ये प्रूव भी किया हुआ है, यहां पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से कोविड के समय में पंचायती राज को अगर एम्पावर किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं मची होती है। तो लेकिन वो चर्चा फिर कभी। तो गांधी की नज़र में डिसेंट्रलाइज करिए, अधिक से अधिक सत्ता को फैलाइए, और जितनी पंचायतें हैं, स्थानीय शासन है, उनको आप ज़्यादा पावर दीजिए। और गांधी के इन्हीं विचारों को आफ्टर गांधी जेपी यानी जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया ऐसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। बाद में हमारे संविधान में भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको बाद में अपनाया गया है। और हम लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं कि इसको अधिक से अधिक पावर दी जानी चाहिए। तो ये गांधी के ऐसे विचार हैं जो कि बाद में अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी में, या फिर आज की तारीख में 11th एंड 12th शेड्यूल्स में, या फिर जो है आप पार्ट 9 में जाकर के देखेंगे तो वहां पर है। और लगातार सभी एंड पर यह बात होती है कि हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो अभी मैंने जो चर्चा की वो गांधी के राजनीतिक विचारों पर की। अब अगला जब मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर के आऊँगा, लेक्चर लेकर के आऊँगा, तो वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप जिंदाबाद रहें। शुक्रिया दोस्तों।